हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका आज नए आगाज़ में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं और शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 की किताब राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति। हम धीरे धीरे सारी किताब शुरू करेंगे। क्योंकि हमें ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करनी है, तो सब हमें बेस तैयार करना पड़ेगा। सारी NCERT, RBSC, मैथ, साइंस सब करने पड़ेंगे। हमें उस लेवल तक जाना पड़ेगा, फर्स्ट ग्रेड लेवल तक। तो उसके लिए हमें आधार ख़त्म करना पड़ेगा, आधार मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि जो मेन क्वेश्चन, जो हार्ड क्वेश्चन बनते हैं, वो यहीं से बनते हैं, जो हमें बड़ी बड़ी किताबों कई बार नहीं मिल पाते। तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कक्षा 10वीं किताब है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इसको पढ़ते हैं हम। ये कक्षा 10th में चलती है। तो इसका इंडेक्स, इसका अनुक्रमणिका इस प्रकार है। देखिए, आप देख लीजिए एक बार ध्यान से। राजस्थान का इतिहास एक परिचय पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट है राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। तीसरा पार्ट है राजस्थान के उत्सव, त्यौहार एवं मेले। राजस्थान चौथा पार्ट है राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। राजस्थान में पांचवा पार्ट है राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएँ। छठा पार्ट है स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। सातवां पार्ट है लोक संगीत। आठवां पार्ट है राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोकनाट्य। नौवां पार्ट है राजस्थानी भाषा और साहित्य। 10वां पार्ट है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। 10वां पार्ट है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। आज पढ़ने जा रहे हैं हम पहला चैप्टर राजस्थान का इतिहास एक परिचय। 1949 से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसे माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद 1829 में एलान्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान रखा था। ये मैंने आपको बताया है, आप देखना मेरी वीडियो को, उसमें आपको याद हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। इस दिन राजस्थान दिवस मनाने का प्रचलन हुआ था, क्योंकि इसका नाम राजस्थान रखा गया था सर्वसम्मति से 30 मार्च 1949 को। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक व्यवस्था के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहाँ पर बसी जातियों के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है, मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, सुरसन आदि हैं। मरु और धन्व दोनों का अर्थ एक ही है। इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए जाना जाता है। इसे तब रख सकते हो, मरु से मरुस्थल बना है हमारा। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। जांगा शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जहाँ समी, कैर, पीलू आदि होते हैं। बीकानेर व नागौर व आसपास का क्षेत्र जंगल देश कहलाता था, क्योंकि समी, कैर, पीलू वृक्ष हुआ करते थे। मत्स्य, जिनका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, वह जयपुर, अलवर, भरतपुर तक विस्तृत था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर, करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। भौगोलिक व्यवस्थाओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांटर कहलाता है, क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे कांठे पर स्थित है। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान। आपका यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पड़ेगा बांसवाड़ा, यहाँ देखेंगे यहाँ पड़ेगा बांसवाड़ा, यहाँ पड़ेगा प्रतापगढ़। तो इन दोनों के बीच का भूभाग है, उसे कहते हैं 56 का मैदान कहा जाता है। और यहीं पे कांठा प्रदेश है, क्योंकि माही यहाँ से गुजरती है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। तो उस भूभाग को हम बोलते हैं काठन का मैदान बोलते हैं, क्योंकि वो माही नदी किनारे पर है, कांठे पर है। भैंसोरगढ़ से लेकर बिजौलिया तक का क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। उदयपुर के आसपास का प्रदेश
पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता है। अब देखना आप इसको कैसे याद करेंगे हम। थोड़ा मैं नई कॉपी लेता हूँ उससे आइए। देखिए आप, मैं आपको याद कराते आ रहा हूँ हैंड टू हैंड। आप साथ रहिए और याद करते रहिए हमारे साथ। याद रखना, बीवी हमका कद हमेशा मर्द से ऊपर बताया गया है ना। देखो देखो ऐसे याद करना, बीवी का कद देखो, क्योंकि सीता के बाद हमेशा राम आता है नहीं, ऐसे माता फिर पिता, बूंदी गंधों के साथ सीता राम। किसी महिला का पहले नाम रखा जाता है, ऊपर नाम रखा जाता है, आदमी का नाम पीछे रखा जाता है औरतों के सम्मान में। तो ऐसे ही हम बीवी को ऊपर रखा जाता है, बीवी के नाम को। तो बी से याद रखना, बी से भैंसोड़गढ़ है ना, बी से भैंसोड़गढ़ और बी से बिजौलिया, ये क्या ऊपर, ये तो इस भैंसोड़गढ़ से बिजौलिया तक के भूभाग को हम ऊपर माल के पठार के नाम से जानते हैं। ऊपर माल नाम से जानते हैं, या ऊपर माल का पठार या ऊपर माल नाम से हम जानते हैं भैंसोड़गढ़ से बिजौलिया के बीच के क्षेत्र को। तो बीवी का नाम ऊपर आता है हमेशा मर्द से, तो इससे आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। कहते हैं ना मांड गायिका अल्लाह जलाभाई, ये जो मांड गायिका माने जैसलमेर क्षेत्र में जो पाई जाती हैं, जो गीत गाती हैं। दुर्गापुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहलाता था। कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध था। झुंझुनू सीकर और चूरू का क्षेत्र शेखावती नाम से जाना जाता था। इतिहास का इतिहास का काल विभाजन। मौलिक तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में व्यक्त किया गया है। पहला प्राक युग, दूसरा आदि युग, तीसरा ऐतिहासिक युग। प्राग युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। आदि युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, किंतु या तो अस्पष्ट है या उनकी लिपि को पढ़ना भी संभव नहीं हुआ है, वो आदि युग हो गया। आगे ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो खाली हम ऐतिहासिक युग को ही पढ़ पा रहे हैं, मतलब तात्पर्य इसका ये है, क्योंकि इसके प्राग के साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है और इसके आदि के साक्ष्य उपलब्ध हैं पर हम पढ़ने लायक नहीं है, हमें समझ नहीं आ रही भाषा। और ऐतिहासिक वो होता है जिसको हम पढ़ पा रहे हैं, इसकी हमारे पास लिखित जानकारी है, इसका लिखित इतिहास हमारे पास है। इन ग्रंथों में भारतीय इतिहास के कार्यक्रम को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। प्राक युग, इस युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। आदि युग, यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा। फिर आया ऐतिहासिक युग, यह युग 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक जारी है। तो हमारा युग है ये ऐतिहासिक युग है, ये 600 ईसा पूर्व, ईसा मसीह से 600 वर्ष पहले का से अब तक का विद्यमान है, इसे बोलते हैं हम ऐतिहासिक युग। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम प्राग ऐतिहासिक राजस्थान या प्राग युग में राजस्थान। जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, आप उसे याद कर लेना, मैं ट्रिक से बता दूंगा, आप उसे 2-3 बार रिपीट कर लेना, इसको सुन लेना, आपको याद हो जाएगा। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाली कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो सकते थे। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, यद्यपि राजस्थान का एक बहुत बड़ा भूभाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मानता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थलीय भूमि में समुद्र विद्यमान था और सरस्वती तथा सरस्वती नदियाँ यहाँ समुद्र में आके गिरती थीं। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक के होने का गौरव प्राप्त है।
मानव सभ्यता की उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। और आगे हम इसको कल पढ़ेंगे कि पूर्व पाषाण काल कौन सा, मध्य पाषाण काल कौन सा था, और आपका उत्तर पाषाण काल में क्या क्या विद्वान था, किसका उदय कब हुआ था, किसका उदय कब नहीं हुआ था। तो इसको हम अगले क्लास में पढ़ते हैं। धन्यवाद आपका यहाँ तक देखने के लिए। साथ बने रहें और अपने लक्ष्य नौकरी की ओर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि वो नौकरी हाथ में आ गई तो आपको इज्जत मिलेगी, पैसा मिलेगा, एक बैकअप मिल जाएगा जीने के लिए। तो धन्यवाद आपका। मिलते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। आपका वैभव कुंतल।